Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 एंड 13 ऑफ जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स को, क्योंकि कल संडे था एंड संडे को हमारी क्लास नहीं होती है। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज Astra Mk1 is an indigenous beyond visual range air-to-air missile developed by which organization? आपको बताना है Astra Mk1 ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप की है। द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, अब किस वजह से हमारी ये Astra Mk1 मिसाइल न्यूज़ में आई, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो रिसेंटली इंडिया और इंडोनेशिया ने एक डील साइन करी है फॉर द सप्लाई ऑफ Astra Mk1 मिसाइल, जो कि एक मेजर स्टेप है इन बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन। तो ये हमारी एक तरह की इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि एयर से आप इसको दागते हैं, एयर में ही जाके ये अपने टारगेट को हिट करता है। एंड इसको डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। इस मिसाइल को डिज़ाइन किया गया है फॉर यूज़ बाय बोथ द इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन नेवी। ठीक है, दोनों बॉडीज़ इसको यूज़ करते हैं। इसकी रेंज की बात करेंगे तो 80 to 100 टन किलोमीटर्स तक की इसकी रेंज है एंड इसकी हाइट जाती है 20 किलोमीटर्स तक। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैक 4.5 तक रीच कर सकती है। इसमें आपको इनर्शियल गाइडेंस का फीचर मिलेगा, मिड कोर्स अपडेट है इसमें, टर्मिनल एक्टिव रेडार होमिंग है, साथ ही इट इज़ पावर्ड बाय सिंगल पल्स स्मोकलेस सॉलिड फ्यूल मोटर। ठीक है, तो Astra Mk1 हमारी कैसी मिसाइल है ये भी याद रखिएगा, एयर टू एयर मिसाइल है बियॉन्ड विजुअल रेंज एंड इसको डेवलप किया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। आपसे एग्जाम में अब हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लें कि रिसेंटली हमने किस कंट्री को डिसाइड किया है ये मिसाइल सेल करने का, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया कंट्री को। इंडोनेशिया हमसे ये प्रोक्योर कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात करेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये इंडिया की मेन डिफेंस रिसर्च एजेंसी है। इन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे कई मिसाइल्स इसके पहले डेवलप किए हैं। इनकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1958 में। ठीक है, ये क्या होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल? तो इस तरह की मिसाइल्स टारगेट को विजुअल रेंज से बाहर हिट करते हैं एंड इसमें रेडार गाइडेंस सिस्टम होता है यूजुअली। इसका यूज़ एयरक्राफ्ट डॉग फ्लाइट्स में हम ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, DRDO। सेकेंड क्वेश्चन है, समृद्ध ग्राम recently won the World Summit on the Information Society Prize 2026 is a flagship initiative of which organization? समृद्ध ग्राम जिसने हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज जीत लिया है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव था? द आंसर हियर इज ए ऑप्शन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो समृद्ध ग्राम एक तरह का इंटीग्रेटेड फिजिटल सर्विस डिलीवरी मॉडल है जिसको इनेबल किया था भारत नेट ने। रिसेंटली इसने वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज जीत लिया है अंडर एक्शन लाइन C6 इनेबलिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव एक फ्लैगशिप रूरल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया एट द WSIS फोरम 2026 जो रिसेंटली जेनेवा में हुआ है एंड यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया इंडिया के यूज़ ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी को फॉर रूरल सर्विस डिलीवरी। तो ये इनिशिएटिव हमारा डेवलप है ऑन द भारत नेट नेटवर्क एंड इट ऑपरेट्स थ्रू समृद्धि केंद्रास, जो कि इंटीग्रेटेड डिजिटल और असिस्टेड फिजिकल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। ये जो आपके समृद्ध ग्राम है ना, ये इंटीग्रेटेड डिजिटल और फिजिकल सर्विसेज हमारे रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर प्रोवाइड करते हैं एंड ये इनिशिएटिव इंडिया के ग्रामीण डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसकी सर्विसेज समृद्धि केंद्रास के माध्यम से किसी को मिलती हैं। ठीक है, बात करेंगे भारत नेट की, तो भारत नेट इंडियन गवर्नमेंट की रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी स्कीम है। ये प्रोजेक्ट इंडिया के गांव को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ता है एंड भारत नेट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का यहाँ पर ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इसी के साथ चलिए हम थोड़े समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन नेवीज बाई एनुअलर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हुई है नई दिल्ली में। वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ कलम एंड कवच डिफेंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में अगेन। वेयर वॉज द 46th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन हेल्ड? ये 46th एडिशन था इस कॉन्फ्रेंस का, जो कि रिसेंटली कोलकाता में हुआ। Which city is the venue of National State Election Commissioners Conference 2026? कौन सी सिटी वेन्यू थी? द आंसर इज न्यू दिल्ली।
The second edition of India Aircraft Leasing and Financing Summit 2.0 was inaugurated in which Indian state? इसका inauguration हो गया है गुजरात में. Next है, where was the international conference on the urban cooperative credit sector Co-op Kumbh 2025 held? ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में. Which country is the host of G7 Summit 2026? इसके लिए कौन सी country host है? The answer is France here. ठीक है. Question number 3 है, which state has become the 6th number of fully literate state in India under the Ullas New India Literacy Program and National Education Policy 2020? तो उल्लास प्रोग्राम के तहत हमारा 6th नंबर का फुली लिटरेट स्टेट रिसेंटली बन गया उत्तराखंड. बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा. ठीक है. तो इस स्टेट ने ये स्टेटस अचीव किया आफ्टर मीटिंग द एडल्ट लिटरेसी बेंचमार्क्स विच आर प्रेस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. 5 स्टेट इनके पहले कौन से थे जिन्होंने फुली लिटरेट स्टेटस अब तक अचीव कर लिया है? दीज स्टेट्स आर मिजोरम, देन देयर इज गोवा, ठीक है, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम. ये 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने उत्तराखंड के पहले अब तक फुली लिटरेट होने का जो स्टेटस है वो अचीव किया हुआ है. ठीक है. तो गवर्नमेंट का फर्दर यहाँ पर एम क्या है उत्तराखंड गवर्नमेंट का? टू फर्दर प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एसेंशियल लाइफ स्किल्स अमंग ऑल द सिटीजन्स. ठीक है. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर. उत्तराखंड की फॉर्मेशन कब हुई थी? 2000 ईयर में उत्तर प्रदेश से सेपरेट करके इसको क्रिएट किया गया था. उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो देहरादून है, जिसे हम सिटी ऑफ स्कूल्स भी कहते हैं. ठीक है. एंड उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और यहाँ पर गढ़वाली और कुमाऊनी बोली जाती है. ये भाषाएं भी यहाँ पर यूज़ होती हैं. बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की. तो 2020 का मेन गोल इसमें क्या था? तो हॉलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करना. इसके तहत स्कूल एजुकेशन 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज की गई है एंड ये एजुकेशन में रीजनल लैंग्वेजेस को इनकरेज करता है फॉर बेटर लर्निंग. ओके. तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Moving to 4th question, India hosted the 3rd edition of BRICS Transport Working Group meeting in which city? इंडिया ने इस मीटिंग को रिसेंटली कंडक्ट किया कौन सी सिटी में? द आंसर इज बी ऑप्शन नागपुर. क्योंकि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है इस साल, तो जो भी अब ब्रिक्स के अंडर में इवेंट्स होंगे वो सबके सब इंडिया के अंदर होते हैं, लेकिन इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ में हो रहे हैं. ठीक है. तो ये वाली जो मीटिंग है ये नागपुर में रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई है एंड इस मीटिंग का फोकस क्या था? सस्टेनेबल, रेजिलियंट और फ्यूचर रेडी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना अमंग द ब्रिक्स मेंबर्स कंट्रीज. ओके. इंडिया की जो ब्रिक्स चेयरशिप थीम है वो क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. दिस मीटिंग इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, मीन्स द वर्ल्ड इज वन फैमिली. ठीक है. तो इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट एजेंडा है उसमें 6 फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स इंक्लूड किए गए दैट कवर सस्टेनेबिलिटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ट्रांसपोर्ट डीकार्बोनाइजेशन, अर्बन मोबिलिटी, रेजिलियंट लॉजिस्टिक्स एंड रेलवे रिसर्च कॉपरेशन. ठीक है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन, दैट इज नागपुर. ब्रिक्स के बारे में ऑलरेडी हम बहुत बार बात कर चुके हैं. आपको बस इतना कमेंट में बताना है कि ब्रिक्स में टोटल कितने मेंबर कंट्रीज हैं. ठीक है. कमेंट में आप इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा. एनीवेज यहाँ पर चलिए हम थोड़े नेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं. The first question is, which ministry is the nodal authority for approved list of models and manufacturers order framework? तो कौन सी मिनिस्ट्री नोडल अथॉरिटी है इस फ्रेमवर्क के लिए? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. Which ministry has launched the Jal Shakti Hackathon 2025 and the BharatVin portal to promote innovation in the water sector? तो ये किसने लॉन्च किया है? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. हमारे मिनिस्टर कौन है? मिस्टर CR पाटिल. Next है, what is the name of the nationwide initiative launched to mark the 150th birth anniversary of सरदार वल्लभ भाई पटेल? ये इनिशिएटिव कौन सा लॉन्च हुआ था? सरदार @150 नेशनल यूनिटी मार्च. Where was the road radar initiative launched to strengthen monitoring of air pollution? The answer is Delhi. Recently, where was the राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल inaugurated in उत्तर प्रदेश? इसका इनॉग्रेशन हाल ही में लखनऊ में हो गया है. What is the name of the operation launched by the Indian Navy to protect India-bound energy shipment? The answer is Operation ऊर्जा सुरक्षा. एंड लास्ट है, सेहत मिशन वॉज जॉइंटली लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस? तो ये मिशन जॉइंटली लॉन्च किया है ICMR और ICAR ने, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, ठीक है, एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब? विच ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली लॉन्च द वर्ल्ड इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026? ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने जॉइंटली मिलकर लॉन्च किया? द आंसर इज ए ऑप्शन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स विपो एंड लुइस बिजनेस स्कूल ने मिलकर. ठीक है. तो वर्ल्ड इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट लॉन्च हो चुकी है. इस रिपोर्ट में
इन्होंने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया एज अ ग्लोबल इनोवेशन पावर हाउस बिकॉज ऑफ इट्स रैपिड ग्रोथ इन इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट। इंडिया ने क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोथ अपना रिकॉर्ड किया है इन द टर्म्स ऑफ इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट अमंग द वर्ल्ड्स 15 लार्जेस्ट इकोनॉमीज। इंडिया का जो इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट है वो अब $78.2 बिलियन पर पहुंच गया इन 2023, जो कि 7.9% के ग्रोथ को यहाँ दिखाता है। ठीक है, जिससे जो हमारा टैंजिबल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है वो भी इंक्रीज हुआ। एंड इस रिपोर्ट में फर्दर हाईलाइट किया गया इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन सॉफ्टवेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनोवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया, विपो ने लुइस बिजनेस स्कूल के साथ मिलकर। ठीक है, विपो की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रेगुलेट करती है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1967 में एंड इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में लोकेटेड है। ठीक है, विपो पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी के तहत इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग को आसान बनाता है। फाइन, बात करेंगे इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट की। तो इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स एंड ब्रांड वैल्यू शामिल हैं। फिजिकल एसेट्स की बजाय इंटैंजिबल एसेट्स ग्रोथ और इनोवेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। यूएसए और चाइना ये दो कंट्रीज़ इंटैंजिबल कैपिटल में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाले देशों में से एक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन वॉज द राइट आंसर। कमिंग टू 6th क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2026? 2026 में इस चैंपियनशिप को कौन होस्ट कर रहा है? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, वियतनाम। ठीक है, तो इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन ने अनाउंस किया है कि इंडिया के कंटिजेंट में कौन कौन शामिल होगा फॉर दिस पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2026 एंड ये जो कप है ना ये कंडक्ट होगा वियतनाम के डा नांग में। ओके, एंड कब से कब तक होगा? 30 अगस्त को शुरू होगा, 6 सितंबर को ये कंक्लूड हो जाएगा। एंड यहाँ पर हर्ष मेहता लीड करेंगे इंडियन टीम को इन द प्रो कैटेगरी। अर्जुन सिंह रिप्रेजेंट करेंगे अंडर 18 कैटेगरी में इंडिया को, साथ ही वो इंडिया के कैप्टन बनाए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस साल पिकल बॉल वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है? वियतनाम कंट्री में। ये असल में एक पैडल स्पोर्ट होता है जिसमें बैडमिंटन, टेनिस और टेबल टेनिस से मिलता जुलता एक तरह का गेम है ये। एंड इसमें 4 प्लेयर्स डबल्स या 2 प्लेयर सिंगल्स में खेलते हैं। एंड पिकल बॉल यूएसए में 1965 में इन्वेंट किया गया था। बात करेंगे इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन की, तो ये भारत में पिकल बॉल को प्रमोट और ऑर्गेनाइज करते हैं। आईपीए नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स का आयोजन भी करते हैं। इनका मेन एम क्या है? पिकल बॉल को ओलंपिक खेल बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलिए हम थोड़े स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट इज विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? तो ये कहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं? छत्तीसगढ़ में। विच टेनिस प्लेयर वन द फ्रेंच ओपन 2026? द आंसर इज अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ पैरा आर्चर्स नेशनल चैंपियनशिप 2026? ये कहाँ पर हो रहा है? पंजाब में। Which state is the host of All India Police Water Sports Cluster Championship 2026? The answer is Uttarakhand. Aishwarya Pratap Singh Tomar won which medal in men's 50-meter rifle 3 positions at Asian Shooting Championships 2026? The answer is gold medal. Who has been elected as the president of South Asian Weightlifting Federation? इसके लिए president बनाए गए सहदेव यादव। रोहन बोपन्ना who recently announced his retirement is associated with which sport? इनका relation tennis के साथ है। Okay. Now coming to 7th question. मी भूमि मी हक्कू प्रोग्राम हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, कहाँ पर लॉन्च हुआ है? द आंसर इज सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है मी भूमि मी हक्कू प्रोग्राम। किस लिए? फार्मर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनके जो लैंड राइट्स हैं उनको और स्ट्रेंथन करने के लिए। तो गवर्नमेंट इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करेगी 29.04 लाख पट्टादार पासबुक्स को इन अक्रॉस 6,887 विलेजेस। इस प्रोग्राम के थ्रू एलिजिबल लैंड्स को रिमूव किया गया फ्रॉम द प्रोहिबिटेड लिस्ट अंडर सेक्शन नंबर 22A एंड द डॉटेड लैंड्स कैटेगरी, जहां पर फार्मर्स को इनेबल किया गया है टू एंजॉय क्लियर लैंड ओनरशिप राइट्स। ओके, तो ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम 2074 एकर्स जो कि 897 फार्मर्स को बिलोंग करते हैं एंड 101 एकर्स बिलोंग करते हैं 23 फार्मर्स ये भी रिलीज़ किया जाएगा फ्रॉम लैंड रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो डू रिमेंबर कि मी भूमि मी हक्कू प्रोग्राम आंध्र प्रदेश का है एंड इसका पर्पस क्या है? पट्टादार पासबुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना फार्मर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पट्टेदार पासबुक होता क्या है? बेसिकली ये ज़मीन के मालिकाना हक की डिटेल्स देता है एंड ये जो पासबुक है इसका यूज़ लीगल और ओनरशिप प्रूफ के लिए होता है। इंडिया में लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइजेशन के लिए कई राज्यों में इस तरह के पासबुक्स दिए जाते हैं। फाइन। नाउ द 8th क्वेश्चन इज
Aswath S recently became India's 98th number of chess grandmaster belongs to which Indian state? Aswath S ये रिसेंटली इंडिया के 98th नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? द आंसर इज ए ऑप्शन तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हैं। रिसेंटली इंडिया के 98th नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इन्होंने अपना फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉर्म अचीव किया था एट द 2026 पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन। यहाँ पर इन्होंने सिक्योर किया इस टाइटल को बाय डिफीटिंग FM कन्नन वैद्यनाथन को इन द फाइनल राउंड। इन्होंने टूर्नामेंट को फिनिश किया विद 7 पॉइंट्स फ्रॉम 9 राउंड्स, जहां पर इनकी पोजीशन सेकंड आई थी। साथ ही इन्होंने अपना पहला GM नॉर्म अचीव किया था एट द ग्रैंके ओपन एंड इनका दूसरा यहाँ पर जो GM नॉर्म था वो इनको मिला था इन बुडापेस्ट। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्रॉस किया 2500 एलो रेटिंग को, फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर द ग्रैंड मास्टर टाइटल। ओके, तो बस आपको इतना याद रखना है कि इंडिया के 98th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए अस्वथ एस, और इनका रिलेशन किस स्टेट के साथ है? तो तमिलनाडु के साथ। फाइन, नाउ यहाँ पर फिडे की बात कर लेते हैं। फिडे वर्ल्ड चेस फेडरेशन है और 1924 में इसको पेरिस में इस्टेब्लिश किया गया था। फिडे चेस के इंटरनेशनल रूल्स सेट करता है एंड इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी बुडापेस्ट की, ये कौन सी कंट्री की कैपिटल है? तो ये हंगरी की कैपिटल सिटी है। ठीक है, एंड ये दनूबे रिवर की दोनों तरफ बसी हुई है। बुडापेस्ट का फेमस लैंडमार्क आपका पार्लियामेंट बिल्डिंग है। फाइन, तो यहाँ पर ए ऑप्शन वॉज द राइट आंसर। अगेन हम चलिए कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ दोबारा से रिवाइज करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वन द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? ये रिसेंटली जीत लिया है इंडिया ने। विच स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम फॉर डोमेस्टिक प्लेयर्स? ये है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। हु बिकेम द फर्स्ट मैन टू विन 5 कंसेक्यूटिव ATP यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल मास्टर्स 1000 टाइटल्स? द आंसर इज यानिक सिनर। ये कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं? इटली के। Which tennis player won the women's singles title at the Italian Open 2026? The answer is Alina Svitolina. Tennis player Thomas Martin Ashbury, who recently won the Rio Open title, belongs to which country? इनका रिलेशन अर्जेंटीना के साथ है। Where was the 70-foot iron statue of football player Lionel Messi unveiled in India? इनकी स्टैचू अनवील हुई थी वेस्ट बंगाल में। Which state hosted the first ever 2026 Aichi Nagoya Asian Games Fun Run? ये इवेंट कहाँ पर हुआ? केरला में। ठीक है, तो ये अगेन ये कुछ आपके स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ हो गया जो पहले हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, लेकिन हम इनको दोबारा टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर्स टीचर्स कैशलेस मेडिकल स्कीम? ये स्कीम रिसेंटली कहाँ पर लॉन्च हुई? द आंसर इज डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है चीफ मिनिस्टर्स टीचर्स कैशलेस मेडिकल स्कीम, और ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत होगा क्या? कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा टीचर्स को 5 लाख रुपीज़ तक का, ना सिर्फ टीचर्स को बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ को एंड उनकी फैमिलीज़ को भी। तो इससे 15 लाख टीचर्स को फ़ायदा पहुंचेगा एंड साथ ही जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं जैसे कि शिक्षा मित्रास, इंस्ट्रक्टर्स, कुक्स एंड एलिजिबल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्टाफ। ठीक है, तो इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और किस लिए? ताकि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके एंड इंश्योरेंस बेनिफिट्स यहाँ पर इंश्योर हो सकें। तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 10,000 रुपीज़ पर मंथ से ज़्यादा है, इनको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी दिया जाएगा 30 से लेके 80 लाख रुपए तक का, अलॉन्ग विद डिसेबिलिटी एंड एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस बेनिफिट्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली इस स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसकी फॉर्मेशन 1955 में हुई थी एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इट लाइज इन मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कमिंग टू 10th क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2027? तो अगला जो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है वो कहाँ पर होगा? द आंसर इज डी ऑप्शन स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड होस्ट रहेगा नेक्स्ट ग्लोबल AI समिट के लिए। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में ये इवेंट ऑर्गेनाइज होगा 21 और 22 जून को 2027 में। ये अनाउंसमेंट रिसेंटली की है स्विस प्रेसिडेंट गाय परमेलिन ने आफ्टर द 2026 AI इम्पैक्ट समिट, जो कि इस साल इंडिया में हुआ था इन न्यू दिल्ली। तो ये समिट यहाँ के पैलेक्सपो में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एम क्या रहेगा? मल्टीलेटरल डायलॉग को प्रमोट करना, एक स्टेबल AI गवर्नेंस स्टैब्लिश करना एंड ह्यूमन सेंट्रिक AI इनोवेशन को इंकरेज करना। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्विट्जरलैंड। जिनेवा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर लोकेटेड हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स जिनेवा में हैं। ओके, तो यहाँ पर चलिए हम थोड़े कंट्रीज देख लेते हैं जो न्यूज़ में आई फॉर सम रीज़न। फर्स्ट है विच कंट्री हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज अ चेयर ऑफ द कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड फॉर 2026 टू 2028? ये कंट्री कौन सी नॉमिनेट हुई है इसमें? दिस इज इंडिया। द सकुरा साइंस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? ये दिया है जापान ने।
नेक्स्ट है विच कंट्री ऑफिशियली विड्रू फ्रॉम द WHO इन जनवरी 2026। हमने देखा था कि यूएसए ने डिसाइड किया था कि वो 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को विड्रॉ करेंगे एंड WHO वॉज वन ऑफ देम। नेक्स्ट है पैक्स सिलिका इज एन इनिशिएटिव लेड बाय विच कंट्री। इसको यूएस लीड करता है। डू रिमेंबर इंडिया भी इसका पार्ट है एंड अभी रिसेंटली यूरोपियन कमीशन ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट है साने तकाइची हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन फरवरी 2026। ये जापान की प्राइम मिनिस्टर हैं एंड डू रिमेंबर कि ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी हैं जापान कंट्री की। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट डेडिकेटेड फ्लाइट ओनली शिनकानसेन बुलेट ट्रेन। ये लॉन्च किया था जापान ने। विच कंट्री इज ऑफिशियली बिकम द 26th कंट्री टू एलिमिनेट ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न। दिस इज द कंट्री फिजी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। ये हर साल हम कब ऑब्जर्व करते हैं? द आंसर इज 10th ऑफ जुलाई। तो हर साल ये दिन 10th ऑफ जुलाई को मनाया जाता है। इनिशियली हमने इसको 2006 में इनिशिएट किया था टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी एंड जो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ है उसको इंकरेज करने के लिए, लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी। साथ ही जो हमारी डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पर उसको भी कम करने के लिए। तो ये दिन हाईलाइट करता है क्लीन एनर्जी, इनोवेशन, एनर्जी सिक्योरिटी और रिस्पॉन्सिबल एनर्जी कंजम्पशन के इंपॉर्टेंस पर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे हर साल हम 10th ऑफ जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं हमारे? सोलर और विंड एनर्जी, क्योंकि ये अनलिमिटेड होते हैं। एंड सोलर एनर्जी को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फोटोवोल्टाइक सेल्स का, और विंड टर्बाइंस विंड की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें मदद करते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स जो आपके होते हैं ये कौन से हैं? जैसे कि कोल हो गया, ऑयल, नेचुरल गैस, ये अर्थ के अंदर दबे ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं। फॉसिल फ्यूल जलाने से प्रॉब्लम क्या आती है? ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। इन फ्यूल्स का फाइनाइट सप्लाई होता है और ये इसलिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन। As per the recent report, which state ranks first in India in total installed renewable energy capacity? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट है जो फर्स्ट पर है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? दिस इज द स्टेट गुजरात। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट है। गुजरात की रैंक फर्स्ट है इन इंडिया इन टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। हमारी कैपेसिटी है कितनी? 50.386 गीगावाट। ठीक है, इसके अलावा विंड पावर कैपेसिटी में भी गुजरात टॉप मोस्ट पोजीशन पर है विद 15,850.56 मेगावाट। एंड ये फर्स्ट है रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस में भी, जहां पर इन्होंने 13 लाख इंस्टॉलेशंस कंप्लीट किए हैं, जिससे 7,408.10 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इसके अलावा इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी के टर्म्स में गुजरात की पोजीशन सेकंड है विथ 32,302.7 मेगावाट। इंडिया का पर्पस है कि वो 50% इलेक्ट्रिसिटी अचीव करे फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बाय द एंड ऑफ 2030 एंड नेट जीरो एमिशन हमें अचीव करना है बाय द एंड ऑफ 2070। तो यहाँ पर जो खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है गुजरात के कच्छ में, इनका प्लान है कि वो जनरेट करें 37.35 गीगावाट तक की कैपेसिटी, विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। ओके, तो यहाँ पर गुजरात फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फाइन, इसी के साथ चलिए हम थोड़े रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। Firstly, according to a report by Boston Consulting Group, which country has the highest adoption of AI in personal healthcare? The answer is India. As per the recently released AYUSH 2023-24 report, what was India's gross enrollment ratio in higher education? यहाँ पर हमारा GER है 30. What is India's rank in global military expenditure according to SIPRI report 2025? इस मामले में हम 5th पर आते हैं. Which port was ranked as India's best performing container port in the World Bank's Container Port Performance Index 2025? This is Jawaharlal Nehru Port Authority. The report titled as India's Nuclear Energy Vision Strategic Pathways for SMR Deployment was released by which organization? ये रिलीज किया है Energy and Resources Institute means TERI ने. Which institution released the report titled as Deepening the Corporate Bond Market in India? The answer is Niti Aayog. Which institution released the policy report titled as Internationalization of Higher Education in India Prospect, Potential and Policy Recommendation? ये रिलीज किया नीति आयोग ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का। तो चलिए हम क्विकली देख लेते हैं कल हमने कौन से क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट हमने कल क्वेश्चन किया था व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ जलालाबाद टाउन इन यूपी रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द स्टेट कैबिनेट। तो उत्तर प्रदेश में जो जलालाबाद टाउन है इसका नया नाम रखा जा रहा है परशुरामपुरी। विच कंट्री लॉन्च इट्स ओशनोग्राफ सैटेलाइट जिसका नाम है HY2E हायांग 2E, ये चाइना का सैटेलाइट है। एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड आयुष रिपोर्ट व्हाट वाज इंडियाज GER इन हायर एजुकेशन, अभी पीछे हमने देखा इट वॉज 30। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, ये डेवलप किया है DRDO ने। नेक्स्ट है ड्यूरेंट कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ड्यूरेंट कप का रिलेशन फुटबॉल से है।
Which state is the host of 8th edition of Khelo India Youth Games 2026? The answer is Telangana. Which organization released the World Investment Report 2026? The answer is United Nations Conference on Trade and Development. In July 2026, which state government has made the singing of the full version of Vande Mataram compulsory in all schools? The answer is Tripura. The BrahMos missile is jointly developed by India and which other countries? को jointly develop किया इंडिया और रशिया ने. गिरीश भरद्वाज जो रिसेंटली पास्ड अवे वॉज पॉपुलरली नोन बाय विच टाइटल? इनको हम ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो ये हमारे कल के क्वेश्चंस थे. इसी के साथ हमारा सेशन अब कंप्लीट होता है यहाँ पर. आई रियली होप कि आपने आज कुछ नया ज़रूर सीखा होगा. एंड इन केस यू फाइंड इट यूजफुल तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं कल के सेशन में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.